हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान विषय का क्लास 9th का 12वां चैप्टर, जो कि क्लास 9th का आखिरी चैप्टर भी है, खाद्य संसाधनों में सुधार। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या ऐसे कंपटीशन एग्जाम जिनमें जनरल साइंस आती है, तो ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए। और जो बच्चे क्लास 9th में हैं वो तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का 12वां चैप्टर। इसमें ओनली थ्योरी है और नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि आपके दैनिक जीवन में होती है, ठीक है। चलो, हम सभी जानते हैं कि सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए होती है। पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। कौन कौन? पौधे और जंतु दोनों ही क्या है? हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त होते हैं। आप सभी जानते हैं कि गेहूँ वगैरह है, मक्का है, चावल है, बाजरा है, दालें हैं, ये सब हमें कृषि से प्राप्त होती है। पशुपालन से जैसे दूध है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, दूध, छाछ वाछ, घी वी, ये सब पशुपालन के दौरान ही हमें प्राप्त होती है। हम प्राय समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि कृषि उत्पादन, पशुपालन को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। यह आवश्यक क्यों है? हम वर्तमान उत्पादन स्तर पर ही क्यों नहीं निर्वाह कर सकते? भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, ये आप सभी जानते हैं। हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ यानी कि 1 बिलियन से अधिक है तथा इसमें जो है लगातार वृद्धि हो रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होगी। यह वृद्धि अधिक भूमि पर कृषि करने से संभव हो सकती है, परंतु भारत में पहले से ही अत्यधिक स्थान पर खेती होती है, अतः कृषि के लिए और अधिक भूमि की उपलब्धता संभव नहीं है। इसलिए फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। अभी तक फसल उत्पादन को बढ़ाने के हमारे प्रयास कुछ सीमा तक जो है सफल रहे हैं। हमने हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की है तथा श्वेत क्रांति द्वारा दूध उत्पादन में बढ़ावा दिया है और उसका अच्छा प्रबंधन भी किया है, ठीक है। फसल उत्पादन हरित क्रांति से संबंधित है और श्वेत क्रांति की बात की जाए तो वो दूध उत्पादन से संबंधित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो, इन क्रांतियों की प्रक्रिया में हमारी प्राकृतिक संपदाओं का बहुत अधिक उपयोग हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप हमारे प्राकृतिक संपदा को हानि होने के अवसर बढ़ गए हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि फसल उत्पादन बढ़ाने के हमारे प्रयास पर्यावरण तथा पर्यावरण को संतुलित बनाने रखने वाले कारकों को क्षति न पहुंचाएं, बनाए रखने वाले कारकों को क्षति न पहुंचाएं, यानी कि नुकसान न पहुंचाएं। इसलिए कृषि तथा पशुपालन के लिए समपोषणीय प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है। केवल फसल उत्पादन बढ़ाने तथा उन्हें गोदामों में संचित करने से ही कुपोषण तथा भूख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है। खाद्य सुरक्षा उसके उत्पादन तथा उपलब्धता दोनों पर निर्भर है। क्या? खाद्य सुरक्षा जो होती है उत्पादन और उपलब्धता दोनों पर निर्भर है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर है। इसलिए कृषि क्षेत्र में लोगों की आय भी बढ़नी चाहिए, जिससे कि भूख की समस्या का समाधान हो सके। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना होगा। समपोषणीय जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण तथा संगठित कृषि प्रणालियां अपनानी चाहिए। उदाहरण के लिए पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन के साथ कृषि आदि, ठीक है। तो बहुत सारे क्या करते हैं, कृषि के साथ साथ कुक्कुट पालन भी कर लेते हैं, मुर्गियाँ भी पाल लेते हैं, है ना, मधुमक्खी भी पालन कर लेते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े बॉक्स लगे होते हैं खेतों में, है ना, तो वो मधुमक्खी पालन के लिए होते हैं। अब प्रश्न ये है कि हम फसल तथा पशुधन के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं, ठीक है, ये प्रश्न है। तो देखो यहाँ पर पढ़ते हैं। फसल उत्पादन में वृद्धि। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से जो है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। दालें जैसे कि चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर से प्रोटीन प्राप्त होती है। और तेल वाले बीजों जैसे कि सोयाबीन है, मूंगफली है, तिल है, अरंड है, सरसों है, अलसी है, सूरजमुखी से हमें जो है आवश्यक वसा प्राप्त होती है। सब्जियां, मसाले और फलों से हमें जो है विटामिन तथा खनिज लवण
कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। चारा फसलें जैसे कि बरसीम, जई अथवा सूडान, ये क्या होती है? क्वेश्चन ये बन जाता है कि बरसीम, जई तथा सूडान क्या है? तो जो है बरसीम, जई अथवा सूडान घास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में जो है किया जाता है, ये याद रखना। तो यहाँ पर आप लोगों को मक्का दिख रही होगी, गेहूँ दिख रहे होंगे, चने दिख रहे हैं, सूरजमुखी दिख रही है, ठीक है। इस टाइप से मटर वगैरह जो भी फलियाँ हैं वो आपको देखने को मिल रही है। तो इन्हीं से हमें प्रोटीन वगैरह, खनिज लवण वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें मिलती है। अनाज, दाल, फल और सब्जियां हमें क्या प्राप्त होता है? हाँ, हमें क्या प्राप्त होता है इनसे? आप लोगों को पता होगा, कार्बोहाइड्रेट, दालों से हमें प्रोटीन, विटामिन, ये सब चीज़ें मिलती है, ठीक है। विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधित परिस्थितियां, तापमान, दीप्तिकाल की आवश्यकता होती है, जिससे कि उनकी समुचित वृद्धि हो सके और वे अपना जीवन चक्र पूरा कर सके। दीप्तकाल जो है सूर्य प्रकाश के काल से संबंधित होता है। पौधों में पुष्पन तथा वृद्धि सूर्य प्रकाश पर निर्भर करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, खरीफ फसल कहलाती है। याद रखिएगा, वर्षा ऋतु में जो फसल उगाई जाती है उसे खरीफ की फसल कहा जाता है, और जो जून से तो आरंभ होती है और अक्टूबर मास तक जो है काट ली जाती है। कुछ फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है, जो नवंबर से तो स्टार्ट होगी और अप्रैल मास तक जो है काट ली जाती है। इन फसलों को रबी की फसल कहा जाता है। धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द, ये सब क्या है? खरीफ की फसलें हैं, जो वर्षा ऋतु की फसलें हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सब चीज़ें जो है अभी सर्दी की फसलें हैं, है ना, तो इन्हें रबी की फसल कहा जाता है, ठीक है। चलो, भारत में सन 1952 से सन 2010 तक कृषि भूमि में 25% की जो है वृद्धि हुई है, जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुनी वृद्धि हुई है। पैदावार में यह उन्नति कैसे हुई? यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचें तो हम उनको 3 चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है बीज का चुनना, ठीक है। दूसरी जो बात है वो है फसल की उचित देखभाल करना, और तीसरा जो है खेतों में उगी फसल की सुरक्षा और कटी हुई फसल को हानि होने से बचाना। इस प्रकार फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। पहला, फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन और फसल सुरक्षा प्रबंधन, ठीक है। अब देखो, फसल की किस्मों में सुधार। फसलों का उत्पादन अच्छा हो, यह प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। फसल की किस्मों और प्रभेदों के लिए विभिन्न उपयोगी गुणों जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता और उच्च उत्पादन, इनका मतलब ये होता है कि किसी भी कीटों वीटों से जो है ताकतवर रहे, फसल फटाफट से जो है कीटों के जो भी कीट वीट बैठे तो जो है नष्ट ना हो जल्दी से, ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता हो। उसको जब आप खाएंगे तो आपकी भी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी खासी रहे। उर्वरक के प्रति अनुकूलता, यानी कि जो भी आप खाद वगैरह डाल रहे हैं तो उसके प्रति अनुकूलता हो। उत्पादन की गुणवत्ता, यानी कि जो है आप जो भी पैदावार कर रहे हैं उसकी मात्रा जो है ज़्यादा आपको प्राप्त हो, ठीक है, उच्च उत्पादन हो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, का चयन प्रजनन द्वारा कर सकते हैं। फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा डाला जा सकता है। संकरण विधि में विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों में संकरण कराते हैं। संकरण का मतलब होता है क्रॉस सिस्टम, यानी कि फसलों के बीच में अपने आप को क्रॉस होता है। कोई जो है एक पेड़ पर अगर कोई पक्षी बैठा है तो वो दूसरे पर बैठेगा तो उसमें संकरण होता है, इस टाइप से होता है, ठीक है। यह संकरण अंतरा किस्में विभिन्न किस्मों में अंतरा स्पीसीज, यानी कि एक ही जिन्स की जो है दो विभिन्न स्पीसीज अथवा अंतरावंशीय विभिन्न जेनरों में हो सकता है। फसल सुधार की दूसरी विधि है ऐच्छिक गुणों वाले जीन का डालना। इसके परिणाम स्वरूप आनुवांशिकी या रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। नए प्रभेदों को अपनाने से पहले यह आवश्यक है कि फसल की किस्म विभिन्न परिस्थितियों में जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है अच्छा उत्पादन दे सके। किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो अनुकूल परिस्थिति में जो है अनुकूलित हो सके। कृषि प्रणालियों तथा फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता, पानी की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। चूँकि मौसम परिस्थितियां जैसे सूखा तथा बाढ़ का पूर्वानुमान कठिन होता है, इसलिए ऐसी किस्में अधिक उपयोगी है जो विविध जलवायु परिस्थितियों में भी उग सके। इसी प्रकार ऐसी किस्में बनाई गई है जो उच्च लवणीय मिट्टी में भी उग सके, मतलब जिसमें ज़्यादा नमक की मात्रा हो,
लवणीयता ज़्यादा हो वहाँ पर भी जो है कुछ किस्में उग जाती है। किस्मों में सुधार के लिए जो है कुछ कारक है, जैसे कि उच्च उत्पादन, प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना। उन्नत किस्म, फसल उत्पादन की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता, फल तथा सब्जियों का संरक्षण यानी कि उनको बचाना महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये चैप्टर जो है बायोलॉजी का है, पूरा मतलब थ्योरी बेस पर है, हिंदी की तरह आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, जैविक रोग, कीट, निमेटोड तथा अजैविक जैसे कि सूखा, क्षारकता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंड, पाला परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है। इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली किस्में फसल उत्पादन में सुधार कर सकती है। परिपक्वन काल में परिवर्तन, फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। इससे किसान प्रतिवर्ष अपने खेतों में कई फसलें उगा सकते हैं। कम समय होने के कारण फसल उत्पादन में धन भी कम खर्च होता है। समान परिपक्वन कटाई की प्रक्रिया को सरल बनाता है और कटाई के दौरान होने वाली फसल की हानि कम हो जाती है। व्यापक अनुकूलता, व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होगा। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। देखो, ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण, चारे वाले फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। अनाज के लिए बोने पौधे उपयुक्त हैं ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की जो है आवश्यकता हो। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती है। यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, दोनों को अभी हाल फिलहाल ही अपन ने पढ़ा है। देखो, अब फसल उत्पादन प्रबंधन की हम बात करते हैं। अन्य कृषि प्रधान देशों के समान भारत में भी कृषि छोटे छोटे खेतों से लेकर बहुत बड़े फार्मों तक में होती है। इसलिए विभिन्न किसानों के पास भूमि, धन, सूचना, तकनीकी की उपलब्धता कम अथवा अधिक होती है। संक्षिप्त में धन अथवा आर्थिक परिस्थितियां किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योगदान, उच्च निवेश तथा फसल उत्पादन में सहसंबंध है। किस किस में? योगदान में, उच्च निवेश में और फसल उत्पादन में सहसंबंध है। इस प्रकार किसान की लागत, क्षमता, फसल तंत्र तथा उत्पादन प्रणालियों का निर्धारण करती है। इसलिए उत्पादन प्रणालियां भी विभिन्न स्तर की हो सकती है। बिना लागत उत्पादन यानी कि अल्प लागत उत्पादन और अधिक लागत उत्पादन, तीन प्रकार से हो गई है। यानी कि बिना लागत के उत्पादन, एक थोड़ा सा लागत उत्पादन यानी कि अल्प लागत उत्पादन, एक अधिक लागत उत्पादन जो है प्रणाली इसमें सम्मिलित है। फिर यहाँ पर आता है पोषक प्रबंधन। जैसे हमें विकास, वृद्धि, स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। पौधों के लिए अनेक पोषक पदार्थ आवश्यक हैं। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं शेष अन्य पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषकों में से कुछ की अधिक मात्रा चाहिए, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? बृहत पोषक कहते हैं। अधिक मात्रा मतलब कि बृहत पोषक। शेष पोषकों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? सूक्ष्म पोषक। नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। इन पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रियाएं सहित जनन, वृद्धि तथा रोगों के प्रति प्रवृत्ति पर जो है प्रभाव पड़ता है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के रूप में इन पोषकों को मिलाना आवश्यक है। ठीक है, आगे चलो। पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है ये। देखो 12.1 हवा, पानी, मृदा से जो है प्राप्त होने वाले पोषक देखो क्या क्या प्राप्त होते हैं। हवा से हमें ऑक्सीजन तो मिलती है, साथ में कार्बन भी मिलती है। ठीक है, पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पोषक मिलता है। मृदा से जो है बृहत पोषक की बात की जाए तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर मिलता है। सूक्ष्म पोषक की बात करें तो आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन मिलता है। यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, इजी से क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। नहीं आता है तो एक सीरीज अपन लेकर आएंगे जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, खाद की बात करें तो खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो है अधिक होती है तथा यह मिट्टी के अल्प मात्रा में पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं। खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के कचरे के अपघटन से तैयार किया जाता है। खाद जो है आपने देखा होगा गाँव में जब आप जाते हैं तो पीछे की तरफ एक गड्ढा सा खोद देते हैं, उसमें जो है जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, गोबर है, गाय का गोबर हो सकता है, भैंस का हो सकता है, बकरी की जो है अपशिष्ट पदार्थ हो सकता है, उसको डाला जाता है। साथ में उसमें केचुए वेचुए की बहुत सारे डाल देते हैं, तो वो कार्बनिक पदार्थों से जो है मात्रा उसमें अधिक होती है और उन अपशिष्टों से जो है खाद का निर्माण हो जाता है।
खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के कचरे के अपघटन से तैयार किया जाता है। खाद मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से जो है परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता। खाद के बनने में हम जैविक कचरे का उपयोग करते हैं। इससे उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी तथा इस प्रकार से जो है पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिलेगा। खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थ के उपयोगों के आधार पर खाद को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि पशुधन का मलमूत्र, जैसे कि गोबर हो गया है ना, अभी बताया था मैंने, सब्जी के छिलके एवं कचरा हो सकता है, जानवरों द्वारा परित्यक्त के चारे हो सकते हैं, घरेलू कचरा हो सकता है, सीवेज कचरा हो सकता है, फेंके हुए खरपतवार आदि को जो है गड्ढों में विलगित करते हैं। कंपोस्ट में जो है कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। कंपोस्ट को केंचुओं द्वारा पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निस्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है और इसे हम कहते हैं क्या, वर्मी कंपोस्ट। समझ रहे हो। चलो अब हरी खाद की बात करते हैं। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे कि पटसन, मूंग अथवा ग्वार आदि उगा देते हैं और तत्पश्चात उन पर जो है हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है, क्योंकि ये हरी खाद होती है जो कि फसल को जो है आवश्यक होती है, फसल के लिए उत्पादन में अच्छी रहती है ये। तत्पश्चात उन पर जो है हल चलाकर खेत की मिट्टी में जो है मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन और फास्फोरस में जो है परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। उर्वरक की बात की जाए तो उर्वरक भी सेम खाद की तरह ही होता है, बस ये केमिकल रूप में होता है और वो नॉर्मल जो नेचुरल से मिलता है। उर्वरक की बात करें तो उर्वरक जो है व्यावसायिक रूप में तैयार पादप पोषक है। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रदान करते हैं। इसके उपयोग से अच्छी काय की वृद्धि जैसे कि पत्तियां, शाखाएं, फूल होती हैं और स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का भी उपयोग होता है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से जो है महंगे पड़ते हैं। उर्वरक का उपयोग जो है बड़े ध्यान से करना चाहिए और उसके सदुपयोग के लिए इसकी खुराक की उचित मात्रा, जैसे ऐसा ना हो गेहूं की फसल बो दी और तो आपने उर्वरक दे दिया तो फिर वो बहुत ज़्यादा आपका नुकसान होगा उससे। जब भी वो पैदावार तो अच्छी हो जाएगी, पर जब आप खाएंगे तो आपके पेट में दिक्कत हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बाल जड़ सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो आपको नुकसान देगी। तो उर्वरक का जो है इस्तेमाल जो है जितनी बीघा ज़मीन है उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पर कीजिएगा। उर्वरक का उपयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए और उसके सदुपयोग के लिए इसकी खुराक की उचित मात्रा, उचित समय, उर्वरक देने के पहले और बाद की सावधानियों को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए कभी कभी उर्वरक अधिक सिंचाई के कारण पानी में बह जाते हैं और पौधे उसका पूरा अवशोषण नहीं कर पाते। उर्वरक की यह अधिक मात्रा जल प्रदूषण का कारण होती है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है, उर्वरक का सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरकता को घटाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती और इसमें सूक्ष्म जीवों और भूमिगत जीवों का जो है जीवन चक्र अवरुद्ध हो जाता है। उर्वरकों के उपयोग द्वारा फसलों का अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो सकता है, परंतु यह मृदा की उर्वरकता को कुछ समय पश्चात जो है हानि पहुंचाते हैं, जबकि खाद के उपयोग के लिए लाभ जो है दीर्घावधि है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, नॉर्मल सा है, थ्योरी बेस पे है, तो आप आराम से कर लेंगे। आगे देखो, कार्बनिक खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। इस पद्धति में अधिकाधिक कार्बनिक खाद, कृषि अपशिष्ट, पुआल तथा पशुधन का पुनः चक्रण, जैविक कारक जैसे कि नील हरी शैवाल का संवर्धन जैविक उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है। नीम की पत्तियों तथा हल्दी का विशेष रूप से जैव कीटनाशकों के रूप में खाद्य संग्रहण में प्रयोग किया जाता है। कुशल फसलीकरण पद्धति के लिए मिश्रित खेती, अंतर फसलीकरण तथा फसल चक्र जैसे कि नीचे अनुभाग 12.1.2.3 में वर्णित है। आवश्यक है कि ये फसल तंत्र कीट, पीड़क तथा खरपतवार को नियंत्रित करते हैं और पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। सिंचाई की बात करें तो भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है, अर्थात अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज समय पर मानसून आने, वर्षा काल में उचित वर्षा होने पर निर्भर करती है। यह तो आप जानते हैं, सिंचाई मतलब कि पानी देना फसल को, ठीक है, करती है। इसलिए कम वर्षा होने पर फसल उत्पादन कम हो जाता है। फसल की वृद्धि काल में उचित समय पर सिंचाई करने से संभावित फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इसलिए अधिकाधिक कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं। पानी की कमी अथवा वर्षा की अनियमितता के कारण सूखा होता है। वर्षा पर आधारित कृषि को सूखे से बहुत हानि होती है।
विशेषतः उन क्षेत्रों में जहाँ पर किसान फसल उत्पादन में सिंचाई का उपयोग नहीं करते और केवल वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। हल्की मृदाओं में पानी को संचित रखने की क्षमता जो है कम होती है, इसलिए जिन क्षेत्रों में हल्की मृदा होती है वहाँ पर सूखे के कारण फसलों की हानि जो है ज़्यादा होती है। वैज्ञानिकों ने कुछ फसलों की ऐसी किस्में तैयार कर ली है जो सूखे की स्थिति को भी जो है सहन कर सकती है। भारत में अनेक पानी के स्रोत हैं और विभिन्न प्रकार की जलवायु है। इन परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के जो है सिंचाई की विधियां पानी के स्रोत की उपलब्धता के आधार पर जो है अपनाई जाती हैं। इन स्रोतों के कुछ उदाहरण जैसे कि कुएं, नहर जैसे नदियां हैं, तालाब है। कुएं दो प्रकार के होते हैं, खुदे हुए कुएं और एक नलकूप जो आप खुदवाते हैं। ठीक है, खुदे हुए कुएं द्वारा जो है भूमिगत जल स्तरों में स्थित पानी को जो है एकत्रित किया जाता है और नलकूप में जो है पानी गहरी जल स्तरों से निकाला जाता है। इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी को पंप द्वारा निकाला जाता है। नहरें क्या होती है? देखो, यह सिंचाई का एक बहुत विस्तृत तथा व्यापक तंत्र होता है। इसमें पानी एक या अधिक जलाशयों अथवा नदियों से आता है। मुख्य नहर से शाखाएं निकलती हैं जो विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती है। नदी जल उठाव प्रणाली क्या होती है? देखो, जिन क्षेत्रों में जलाशयों मतलब कि जो जल के साधन है ना, तालाब हो सकते हैं, ऐसी चीजें, जलाशयों से कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव अनियमित तथा अपर्याप्त होता है, वहां जल उठाव प्रणाली अधिक उपयोगी रहती है। नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी निकाला जाता है। अगर हम तालाब की बात करें तो छोटे जलाशय जो छोटे क्षेत्रों में बहे हुए पानी का संग्रह करते हैं, तालाब का रूप ले लेते हैं। कृषि में पानी की उपलब्धि बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियों जैसे कि वर्षा के पानी का संग्रहण तथा जल विभाजन का उचित प्रबंधन द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके लिए छोटे बांध बनाए होते हैं जिससे कि भूमि के नीचे जल स्तर बढ़ जाए। ये छोटे बांध वर्षा के पानी को बहने से रोकते हैं और मृदा अपरदन को भी कम करते हैं। फसल पैटर्न की अगर हम बात करें तो अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न विधियों का उपयोग कर सकते हैं। मिश्रित फसल में दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक साथ ही एक खेत में उगाते हैं, जैसे कि गेहूं और चना। आपने देखा होगा बहुत सारी बार गेहूं चने साथ में उगा देते हैं, गेहूं सरसों उगा देते हैं, मूंगफली और सूरजमुखी उगा देते हैं। इससे हानि होने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। एक फसल तो होगी ही सही, है ना, ऐसा। अंतरा फसलीकरण में जो है दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उसके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरे प्रकार की फसल उगाते हैं। इसके उदाहरण जैसे कि सोयाबीन हो सकता है, मक्का हो सकती है ना, साथ में, या बाजरा या लोबिया उगा सकते हैं। लोबिया तो मुझे भी नहीं पता क्या होता है, पर लोबिया उगा सकते हैं। फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो, जिससे पोषकों का अधिक उपयोग हो सके। इस विधि द्वारा पीड़क तथा रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। इस प्रकार दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इस टाइप से आप लोग देख पा रहे होंगे, एक तरफ ये, एक तरफ ये, एक तरफ ये। इस टाइप से अंतरा फसलीकरण यानी कि दो या दो से अधिक फसल जो है एक साथ बोई जा रही है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिएगा, किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहा जाता है। परिपक्वन काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए, यह नमी और सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो एक वर्ष में 2 और 3 फसलों से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। अब बात करते हैं फसल सुरक्षा प्रबंधन की। खेतों में फसल खरपतवार, कीट, पीड़क तथा रोगों से प्रभावित होती है। यदि समय रहते खरपतवार तथा पीड़कों को नियंत्रित नहीं किया जाए तो वे फसलों को बहुत हानि पहुंचाते हैं। खरपतवार होते हैं जो पौधे अनावश्यक उग जाते हैं फसल के साथ, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। उनको जो है नियंत्रित करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं। उदाहरण जैसे कि गोखरू यानी कि जेंथियम, गाजर घास यानी कि पार्थेनियम, मोथा यानी कि साइरनस रोटेडस। ठीक है, ये इनों के वैज्ञानिक नाम भी है। देखो यहाँ पर गोखरू जो है जेंथियम नाम होता है, गाजर घास को कहते हैं पार्थेनियम, मोथा को क्या कहा जाता है, साइरेनस रोटेडस। ठीक है, साइरेनस रोटेडियस। यह खरपतवार जो है भोजन, स्थान, प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। खरपतवार पोषक तत्व भी लेते हैं जिससे फसलों की वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए अच्छी पैदावार के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही खरपतवार को खेतों में से निकाल देना चाहिए। प्राय कीट जो है पीड़क 3 प्रकार से पौधों पर आक्रमण करते हैं। ये मूल, तने, पत्तियों को काट देते हैं।
ये पौधे के विभिन्न भागों में कोशिकीय रस चूस लेते हैं या तने तथा फलों में छिद्र कर देते हैं। इस प्रकार ये फसल को जो है खराब कर देते हैं और फसल उत्पादन जो है कम हो जाता है। पौधों में रोग बैक्टीरिया, कवक, वायरस जैसे रोग कारकों द्वारा होता है। ये मिट्टी, पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं और इन माध्यमों द्वारा ही पौधों में फैलते हैं। खरपतवार, कीट तथा रोगों पर नियंत्रण कई विधियों द्वारा किया जा सकता है। इसमें से सर्वाधिक प्रचलित जो है विधि पीड़कनाशी रसायन का उपयोग है। इसके अंतर्गत शाकनाशी, कीड़कनाशी, कवकनाशी आते हैं। इन रसायनों को फसल के पौधों पर छिड़कते हैं अथवा बीज और मिट्टी के उपचार के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन इसके अधिकाधिक उपयोग से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि ये कई पौधों और जानवरों के लिए विषैले हो सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी बन सकते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवारों को हटाना भी एक विधि है। निरोधक विधियां होती है, जैसे कि समय पर फसल उगाना, उचित क्यारियां तैयार करना, क्यारियां होती है ना, वो तैयार करना, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र जो है खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायक होती है। पीड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिरोध क्षमता वाली किस्मों का उपयोग, ग्रीष्म काल में जो है हल से जुताई कुछ निरोधक विधियां हैं। इस विधि में खरपतवार तथा पीड़कों को नष्ट करने के लिए गर्मी के मौसम में गहराई तक जो है हल चलाया जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, नॉर्मल ही क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। नहीं आते हैं तो एक सीरीज में बार बार कह रहा हूँ वो लाएंगे। यहाँ पर एक क्रियाकलाप है 12.1, ठीक है। किसी पास के बगीचे और खेत में जाएं और उसमें पाए जाने वाले खरपतवार की सूची बनानी है आपको नॉर्मल सी, ठीक है। देखो, अनाज का भंडारण कैसे? भंडारण का मतलब होता है किसी भी चीज को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, ठीक। चलो, कृषि उत्पादन के भंडारण में बहुत हानि हो सकती है। इस हानि के जैविक कारक जो है कीट, कृंतक, कवक, चिंचिड़ी, जीवाणु है। इस हानि के अजैविक कारक जो है भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी और ताप का अभाव है। यह कारक उत्पादन की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं और अंकुरण करने की क्षमता कम कर देते हैं। उत्पादन को बदरंग कर देते हैं, ठीक है, उत्पादन को बदरंग कर देते हैं। यह सब लक्षण बाजार में उत्पादन की कीमत को कम कर देते हैं। इन कारकों पर नियंत्रण पाने के लिए उचित उपचार तथा भंडारण का प्रबंधन होना चाहिए। निरोधक तथा नियंत्रण विधियों का उपयोग भंडारण करने से पहले किया जाता है। इन विधियों के भंडारण से पहले उत्पादन की नियंत्रित सफाई को अच्छी तरह सुखाना, पहले सूर्य के प्रकाश में फिर छाया में, दुमक का उपयोग जिससे कि पीड़क मर जाए सम्मिलित है। यहाँ पर फसलों की सुरक्षा का क्वेश्चन है, भंडारण का क्वेश्चन है। क्रियाकलाप यहाँ पर भी वही दे रखा है कि अनाज या दालों के दानों को, बीजों को एकत्रित करना है। बुआई कटाई का आपको लोगों को जो है जानकारी एकत्रित करनी है। अब हम पशुपालन की बात कर लेते हैं। पशुपालन नाम से ही पता चल रहा है कि पशुओं का प्रबंधन करना, ध्यान रखना, देखभाल करना, ठीक है। पशुपालन, पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत से कार्य जैसे कि भोजन देना, प्रजनन, रोगों पर नियंत्रण करना आता है। जनसंख्या वृद्धि तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण अंडों, दूध तथा मांस की खपत भी बढ़ रही है। पशुधन के लिए जो है यहाँ पर पहले एक चार्ट आ रहा है, उसको देख लो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पशु उत्पादकों का पोषक मान प्रतिशत में दे रखा है, जैसे कि दूध जो है गाय से मिलता है, भैंसों से मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनसे दूध मिलता है, ठीक है। दूध, वसा मिलती है इसमें 3.60% में है। प्रोटीन 4% मिलता है। शक्कर इसमें मिलती है 4.50। खनिज मिलता है 0.70%। जल मिलता है इसमें 87 यानी 87.20। और विटामिन क्या क्या मिलता है देखो दूध से, B1, B2, B12, D और E, ठीक है। अंडे से जो है वसा मिलती है 12%, 13% प्रोटीन मिलता है। शक्कर की मात्रा यहाँ दे नहीं रखी है। खनिज यहाँ पर 1.1% मिलता है। 74% जल होता है। B2 और विटामिन D मिलती है अंडे से। मांस जो होता है उससे मिलता है 3.60 वसा मिलती है। 21.10 प्रोटीन मिलता है, ठीक है। खनिज मिलता है 1.10%, जल मिलता है 74.20%, B2 और B12 विटामिन इससे मिलता है। मछली की बात करें तो 2.50 इसमें वसा होती है। वसा मतलब फैट, मोटापा जो होता है ना, वो चर्बी जिसे कहते हैं। प्रोटीन जो है 19.00 मिलती है प्रतिशत। शक्कर नहीं है। खनिज यहाँ पर 1.30%, जल 77.20%, विटामिन मिलता है नियासिन डी और ए, ठीक है। नियासिन डी और ए मिलता है मछली से। बहुत कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। यहाँ पर जो स्टार का चिन्ह आपने देखा उसका मतलब ये होता है। अब देखो, मानवीय व्यवहार के प्रति जागरूकता होने के कारण पशुधन खेती में कुछ नई परेशानियां भी आ गई है, इसलिए पशुधन उत्पादन बढ़ाने उसमें सुधार की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं पशु कृषि की। पशुपालन के 2 उद्देश्य होते हैं, दूध देने वाले और कृषि कार्य जैसे कि हल चलाना, सिंचाई करना, बुआई देना, ढोने के लिए पशुओं का पालन।
भारतीय पालतू पशुओं की दो मुख्य स्पीशीज होती है, एक तो गाय जिसका वैज्ञानिक नाम होता है बोस इंडिकस। क्या होता है? बोस इंडिकस, ये गाय का नाम। भैंस का जो है बोस बुबेलिस। ठीक है, याद रखेंगे। इंडिकस, बोस इंडिकस गाय का नाम है, बोस बुबेलिस जो है भैंस का नाम। दूध देने वाले मादाओं को दुधारू पशु भी कहते हैं। दूध उत्पादन पशु के दुग्ध स्त्रवण के काल पर कुछ सीमा तक निर्भर करता है, जिसका अर्थ है बच्चे के जन्म पश्चात दुग्ध उत्पादन का जो है समय काल। इस प्रकार दुग्ध उत्पादन दुग्ध स्त्रवण काल को बढ़ाने से बढ़ सकता है। लंबे समय तक दुग्ध स्त्रवण काल के लिए विदेशी नस्लों जैसे कि जर्सी, ब्राउन स्विस का चुनाव करते हैं। देसी नस्लों जैसे कि रैंड सिंधी, साहीवाल, ये देसी नस्ल होती है, याद रखेंगे। देसी नस्ल, विदेशी नस्ल कौन कौन सी है? जर्सी, ब्राउन स्विच, ये सब विदेशी नस्लें हैं। बाकी देसी नस्ल जो है रैंड सिंधी है, साहीवाल है, में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। यदि इन दोनों नस्लों में संकरण कराया जाए तो एक ऐसी संतति प्राप्त होती है जिससे दोनों अच्छे गुण जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता और लंबा दुग्ध स्तवन काल होंगे। यहाँ पर ये रेड सिंधी है, इस टाइप से रहती है, ये थोड़ी बड़ा आकार रहता है इनों का। और थोड़े जो साहीवाल जो भैंसे हैं वो थोड़े हेल्थी टाइप में दिखेगी, आपको दिख रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर क्वेश्चन आ जाता है, फिर क्रियाकलाप देखो। पशुधन कार्य फॉर्म पर जाएं और निम्न, यह नॉर्मल है, आप दैनिक जीवन में भी इनको क्रियाकलापों को कर सकते हैं। उत्पादन की मात्रा मानवीय व्यवहार आधारित पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य तथा स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गाय तथा भैंस के शरीर की उचित सफाई तथा आवास की आवश्यकता होती है। पशु के शरीर पर जड़े हुए बाल तथा धूल को हटाने के लिए नियमित रूप से पशु की सफाई करनी चाहिए। उनका आवास छतदार तथा रोशनदान युक्त होना चाहिए। ऐसे आवास उन्हें वर्षा, गर्मी, सर्दी से बचाते हैं। आवास का फर्श डलवा होना चाहिए जिससे कि वह साफ और सूखा रहे। दूध देने वाले पशु, डेयरी पशु के आहार की आवश्यकता दो प्रकार की होती है। एक प्रकार का आहार जो उनके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे और दूसरा वह जो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाए। इसकी आवश्यकता दुग्ध स्तवन काल के समय होती है। पशु आहार के अंतर्गत आते हैं मोटा चारा जिसे कि रुशांश कहते हैं, जो प्राय मुख्यतः रेशे होते हैं, तथा सांद्र जिसमें रेशे कम होते हैं और प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व अधिक होते हैं। पशु को एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व हो। ऐसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं जो दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखते हैं और दुग्ध उत्पादन को जो है बढ़ाते हैं। आपने गाँव में सुना होगा खड़ वगैरह देते हैं, है ना, ऐसी चीज़ें, गुड़ वगैरह देते हैं उससे। देखो आगे, पशु अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं जिसके कारण उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता में कमी और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। एक स्वस्थ पशु जो है नियमित रूप से खाता है और ठीक ढंग से बैठता उठता है। पशु के बाह्य परजीवी तथा अंत परजीवी दोनों ही होते हैं। बाह्य परजीवी त्वचा पर रहते हैं जिससे पशु की त्वचा रोग हो सकते हैं। अंत परजीवी जो कीड़े होते हैं आमाशय और आंत को जो है पर्णकृमि यानी कि फलूक, यकृत को जो है प्रभावित करते हैं। यकृत यानी कि लीवर, उनके लीवर को डैमेज करने का काम करते हैं। संक्रामक रोग जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस के कारण होते हैं। अनेक विषाणु तथा जीवाणु जनित रोगों से पशुओं को बचाने के लिए टीका लगाया जाता है। टीका समझ रहे हो ना, इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, उपचार किया जाता है। कुक्कुट आता है मुर्गी पालन। कुक्कुट का मतलब होता है क्या? मुर्गी पालन। ठीक है, अंडे तथा कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। इसलिए कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती है। अंडों के लिए अंडे देने वाली लेयर यानी कि मुर्गी पालन किया जाता है और मांस के लिए जो है मांस के लिए जो है ब्रोलर को पाला जाता है। ठीक है ना, बॉयलर यहाँ पर जो है जो पुरुष होता है मुर्गा उसको कहा जाता है, उसके मांस को कहा जाता है, शायद उसको ही कहा जाता है नर को, और मादा को चिकन यानी कि उसके मांस को कहा जाता है, ऐसा कुछ होता है। एसिल यहाँ पर दिख रहा होगा और लेन हार्ग यहाँ पर जो है दिख रहा होगा। मुर्गियाँ दिख रही है, मुर्गे दिख रहे हैं। निम्नलिखित गुणों के लिए नई नई किस्में विकसित की जाती है। नई किस्में बनाने के लिए देसी जैसे कि एसिल, ये जो एसिल दिख रही है आपको ये देसी मुर्गी, जो भी किस्म है मुर्गों की वो है। विदेशी जैसे कि लेन हार्ग नस्ल है। ठीक है ना, मुर्गियाँ हैं। चूजों की संख्या तथा गुणवत्ता। छोटे कद के ब्रोलर माता पिता द्वारा चूजों की जो है व्यावसायिक उत्पादन हेतु, व्यावसायिक मतलब समझ रहे हो, वही बिजनेस। चलो, गर्मी अनुकूल क्षमता, उच्च तापमान को सहने की क्षमता, देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता, अंडे देने वाले तथा ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कृषि की उत्पादकता से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपभोग कर सके। क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं वो आप लोग देख लेंगे। अगला, अंडों तथा ब्रोलर का जो है उत्पादन। ब्रोलर जो होता है, चूजों को अच्छी वृद्धि दर, अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार मिलते हैं। इनकी मृत्यु दर कम रखने, उनके पंख तथा मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी बरती
जाती है। उन्हें ब्रोलर के रूप में उत्पादित किया जाता है और मांस के प्रयोजन के लिए विपणन किया जाता है। मुर्गी पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणालियां बहुत आवश्यक है। इसके अंतर्गत इसके आवास में उचित ताप और स्वास्थ्य का जो है स्वच्छता का जो है निर्धारण करके कुक्कुट आहार की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। इसके साथ साथ रोगों पीड़कों पर नियंत्रण उनके बचाव करना भी जो है शामिल है। ब्रोलर की आवास पोषण तथा पर्यावरणीय आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुटों से कुछ भिन्न होती है। ब्रोलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होता है। कुक्कुट आहार में विटामिन ए विटामिन के की मात्रा भी जो है अधिक रखी जाती है। ठीक है भाई, आगे देखो। जीवाणु विषाणु कवक परजीवी पोषणहीनता के कारण मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, अतः सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से जो है रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव आवश्यक है। मुर्गियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीका लगवाना चाहिए, जिससे महामारी से भी ये ग्रसित न हो। इन सावधानियों के बरतने से रोगों के फैलने की दशा में कुक्कुट को न्यूनतम हानि होती है। प्रश्न यहाँ पर फिर आपके सामने आ जाता है, वही क्रियाकलाप आपके सामने है कि मुर्गी पालन जाओ वहाँ पर आहार का नोट बनाओ। ठीक है, मत्स्य उत्पादन पढ़ते हैं अब हम मछली उत्पादन। हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत होता है, यानी कि मछली से अच्छा खासा प्रोटीन आपको मिल जाता है। मछली उत्पादन में जो है पंखयुक्त मछलियाँ कवचीय मछलियाँ जैसे कि प्रॉन मोलस्क सम्मिलित है। मछली प्राप्त करने की दो विधियाँ हैं, एक प्राकृतिक स्रोत जिसे मछली पकड़ना कहते हैं और दूसरा स्रोत जिसे मछली पालन या मछली संवर्धन कहते हैं। मछलियों के जल स्रोत समुद्र जल तथा ताज़ा जल यानी कि अलवणीय जल है। अलवणीय जल नदियों तथा तालाबों में होता है, इसलिए मछली पकड़ना और मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल के जो है पारिस्थितिकी तंत्रों में किया जाता है। ये समझ में आ गया। आगे देखो, नॉर्मल चैप्टर है, हिंदी की तरह आप लोग पढ़ सकते हैं। समुद्री मत्स्यिकी क्या होती है? भारत का समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र 7500 किलोमीटर समुद्री तट तथा इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक है। सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियाँ जो है पोम्फ्रेट, मैकर्ल, टूना, सार्डाइन, बॉम्बे डक ये होती है। बॉम्बे डक जो होती है वो होती है। समुद्री मछलियां पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग मछली पकड़ने वाली नावों से किया जाता है। सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीरता मापी से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जा सकता है तथा इन सूचनाओं का उपयोग कर मछली का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है। इसमें प्रमुख है मुलेट, बैठकी, पर्ल स्पॉट यानी कि पंख युक्त मछलियाँ, कवचीय मछलियाँ जैसे कि झींगा है ना, मलस्क तथा ओएस्टर तथा साथ ही समुद्री खरपतवार। ओएस्टर का संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार स्टॉक कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है। इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन यानी कि मेरीकल्चर कहते हैं। याद रखना, मेरीकल्चर कहते हैं किसको? मछली पालन को। यहाँ पर दो मछलियाँ दिख रही है आपको, एक तो मैक्रोब्रियम रोजेनबर्गी है जो ताज़ा पानी में होती है, एक होता है पेनियस मोनोडाइन जो कि समुद्री होती है यानी कि लवणीय होती है, ये दिख रहा होगा। फिर आता है अंतःस्थली मत्स्यिकी। ताज़ा जल के स्रोत नाले, तालाब, पोखर और नदियाँ हैं। खारे जल के संसाधनों जहाँ समुद्र जल तथा जो ताज़ा जल है वो मिश्रित होता है, जैसे कि नदी, मुख्य एस्चुरी तथा लेगून भी महत्वपूर्ण मत्स्य भंडार है। जब मछलियों का प्रग्रहण अंतःस्थली वाली स्रोतों पर किया जाता है तो उत्पादन अधिक नहीं होता है। इन स्रोतों से अधिकांश मछली उत्पादन जल संवर्धन द्वारा ही होता है। मछली संवर्धन कभी कभी धान की फसल के साथ भी किया जाता है। अधिक मछली संवर्धन मिश्रित मछली जो है संवर्धन तंत्र से किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में देसी तथा आयातित प्रकार की मछलियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे तंत्र में एक ही तालाब में से 5 अथवा 6 मछलियों की स्पीशीज का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिसमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा न हो, उसमें उसके आहार भिन्न भिन्न हो। इसके परिणाम स्वरूप तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है। जैसे कि कटला मछली होती है, जल की सतह से अपना भोजन लेती है। रोहू जो मछली होती है वो तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन लेती है। और कॉमन कार्प जो तालाब की तली से जो है भोजन लेती है। मरगल और कॉमन कार्प जो मछलियाँ होती है वो तालाब की तली से भोजन लेती है। ग्रास कार्प जो है खरपतवार खाती है। ठीक है, याद रखें, ग्रास कार्प नाम की जो मछली है वो खरपतवार खाती है। इस प्रकार ये सभी मछलियाँ साथ साथ रहते हुए भी बिना स्पर्धा के अपना अपना आहार लेती है। इससे तालाब में मछली के उत्पादन में वृद्धि होती है। ये देखो, इस टाइप से मछलियाँ हैं। पहली जो मछली दिख रही है आपको वो है कटला मछली। दूसरी जो मछली दिख रही है वो है सिल्वर कार्प। ठीक है ना, थोड़ा सिल्वर कलर रहता है। एक रोहू मछली होती है जो लंबी सी होगी, थोड़ी तीखा मुंह रहता है।
ग्रास कार्प जो है आपको डी वाली दिख रही होगी, थोड़ी ज़्यादा ही लंबी है और इस पर छल सल्क कलिकाएँ ज़्यादा दिख रही। मरगल जो है छोटी होती है ना, और कॉमन कार्प जो है ज़्यादा ही बड़ी होती है, कॉमन कार्प मछली कहते हैं इसको। मिश्रित मछली संवर्धन में एक समस्या यह है कि इसमें से कई मछलियां केवल वर्षा ऋतु में ही जनन करती हैं। यहाँ तक कि यदि मत्स्य डिंब देसी नस्ल से मिल जाए तो अन्य स्पीसीज के डिंबों या डिंब जो होते हैं अंडे होते हैं, अंडों के साथ मिल जाते हैं। अतः मछली संवर्धन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डिंबों का उपलब्ध न होना एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी विधियां खोजी जा रही है जो तालाब में इन मछलियों का संवर्धन हार्मोन के उपयोग द्वारा किया जा सके। इससे ऐच्छिक मात्रा में शुद्ध मछली के डिंब प्राप्त होते रहेंगे। अब मछलियाँ कैसे प्राप्त होती है, मिश्रित मछली संवर्धन के क्या लाभ है, ये आप खुद करेंगे। बाकी ये वापस से वही आएगा कि चार्ट बनाओ, आहार का फॉर्म उनके बारे में लिखो। अब हम पढ़ लेते हैं मधुमक्खी पालन। देखो, मधु मतलब होता है शहद। शहद का सर्वत्र उपयोग होता है, अतः इसके लिए मधुमक्खी पालन का उद्यम एक कृषि उद्योग बन गया है। चूंकि मधुमक्खी पालन में पूंजी निवेश कम होता है, इसलिए किसान इसे धनार्जन का अतिरिक्त साधन मानते हैं। शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी के छत्ते मोम के बहुत अच्छे स्रोत हैं। मोम का उपयोग औषधि तैयार करने में किया जाता है। मोम का उपयोग जो है औषधि तैयार करने में। मधुमक्खी के छत्तों की जो मधुवाटिका आपको दिख रही है, एक ए में और बी में मधु निष्कर्ष यानी कि शहद निकाला जा रहा है। व्यवसायिक स्तर पर यानी कि बिजनेस के स्तर पर जो है मधु उत्पादन यानी कि मधुमक्खी पालन या उत्पादन के लिए देसी किस्म की मक्खी जैसे कि एपिस सेरेना इंडिका, कौन सी होती है, एपिस सेरेना इंडिका, जो कि सामान्य भारतीय मक्खी होती है, एपिस सेरेना इंडिका। फिर आता है एपिस डोरसेटा, एक सेल मक्खी है। और यहाँ पर एपिस फ्लोरी जो है लिटिल मक्खी का प्रयोग करते हैं। एक इटालियन मक्खी की प्रजाति होती है एपिस मेलिफेरा का प्रयोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इटालियन मधुमक्खी है ये। अतः व्यावसायिक मधु उत्पादन में इस मक्खी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद इटालियन मक्खी में जो है मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। वे डंक भी कम मारती है। वे निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहती है और प्रजनन तीव्रता से करती है, यानी कि जो है वंश वृद्धि में थोड़ी ज़्यादा स्पीड है इसकी, प्रजनन तीव्रता ज़्यादा है। व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए मधुबाटिका मधुमक्खी फार्म बनाए गए हैं। मधु की कीमत अथवा गुणवत्ता मधुमक्खियों के चारागाह अर्थात उनको मधु एकत्र करने के लिए उपलब्ध फूलों पर निर्भर करती है। मधुमक्खियां फूलों के मकरंद तथा पराग एकत्र करती है और चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की किस्में मधु के स्वाद को जो है निर्धारित करती है। यहाँ पर मधुमक्खी के 2 क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। आपने क्या सीखा, अब ये होता है पूरे चैप्टर का सार जो पढ़ना बहुत जरूरी। देखो, फसल के लिए अनेकों पोषक आवश्यक है। हवा से कार्बन ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मिट्टी से शेष पोषक प्राप्त होते हैं। इन पोषकों में से कुछ पोषकों की मात्रा अधिक चाहिए, इसलिए इन्हें कहते हैं बृहद पोषक। कुछ पोषकों की मात्रा कम चाहिए, उन्हें कहते हैं सूक्ष्म पोषक। ठीक है, नॉर्मल है। फसल के लिए पोषकों के मुख्य स्रोत होते हैं खाद और उर्वरक। खाद जो है कार्बनिक होते हैं, उर्वरक जो है रासायनिक होते हैं। कार्बनिक कृषि प्रणालियों में उर्वरकों, पीड़कनाशकों, शाकनाशकों का निम्नतम या बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता। इन प्रणालियों में स्वस्थ फसल तंत्र के साथ कार्बनिक खादों, पूर्ण चक्रित अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम उपयोग होता है। एक विशेष फार्म में जो है फसल उत्पादन, पशुपालन आदि में बढ़ावा देने वाली खेती की मिश्रित खेती तंत्र कहते हैं। मिश्रित फसल में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाते हैं। ठीक है, देखो आगे देखो, अंतरा फसलीकरण क्या होता है, 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार में पैटर्न में उगाने को अंतरा फसलीकरण कहते हैं। एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाएं तो उसे कहते हैं हम क्या, फसल चक्र कहते हैं। उच्च उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता, जैविक अजैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधकता, अल्प परिपक्वन काल, बदलती परिस्थितियों के लिए अनुकूलन तथा ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण के लिए नस्ल सुधार की आवश्यकता होती है। फार्म पशुओं के लिए उचित देखभाल तथा प्रबंधन जैसे कि आवास, आहार, जनन तथा रोगों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसे हम कहते हैं क्या, पशुपालन। कुक्कुट पालन घरेलू मुर्गियों की संख्या को बढ़ाने के लिए करते हैं। कुक्कुट पालन के अंतर्गत जो है अंडों का उत्पादन तथा मुर्गों के मांस के लिए ब्रोलर उत्पादन है। कुक्कुट पालन में जो है उत्पादन को बढ़ाने उन्नत किस्म की नस्लों के लिए भारतीय देसी तथा बाह्य नस्लों में संकरण कराते हैं। समुद्र तथा अंतःस्थलीय स्रोतों से मछलियां प्राप्त कर सकते हैं। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए उनका संवर्धन जो है समुद्र अंतःस्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में कर सकते हैं। समुद्री मछलियों को जो है पकड़ने के लिए प्रतिध्वनि, गंभीरता मापी तथा उपग्रह द्वारा निर्देशित मछली पकड़ने के जाल का उपयोग करते हैं। मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र प्राय मत्स्य पालन के लिए अपनाते हैं। मधुमक्खी पालन जो है मधु और मोम को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इस टाइप से आपका जो है खाद्य संसाधनों में सुधार वाला जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर था ये क्लास 9th विज्ञान विषय का।
तो ये भी फिनिश होता है। प्ले लिस्ट से आप लोग जो है क्लास 6, 7, 8, 9 की जो है वीडियो देख सकते हैं आराम से। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। ओनली हिंदी बेस पर नॉर्मल चैप्टर था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।